Good evening, friends. On behalf of My Retired Life Foundation, we welcome you all to the first program of the year 2022. And this also happens to be a very, very important and virtuous day for all of us. That is the day, that is the month in which the India was declared as a democratic secular republic. So today's आज की जो सबके सुनो प्रोग्राम है उसका थीम हम लोगों ने पेट्रियोटिज्म के ऊपर रखा है. It's not that we celebrate patriotism on a day or in a month, but the idea is to we need to focus on patriotism at least some time and dedicate it. That's the idea with which we have kept the 2 months, that is the month of January and the month of August, dedicated to the cause of the patriotism, where all the programs, all our internal programs will focus on the patriotic themes and patriotic themes only. तो आज की प्रोग्राम जो सबके शुरू उसकी शुरुआत करने वाले हैं मोदी साहब. मैं मोदी साहब का आमंत्रित करता हूँ आए और हमारे सर में अपनी बातें बताएं. मोदी साहब प्लीज कम सर. थैंक यू सर. अभी आज का जैसे गुप्ता जी ने बताया पेट्रियोटिज्म पर है और हमारा 26 मोदी साहब आप शायद सुनाई नहीं दे रहा है. आर यू एबल टू हियर एनीबॉडी? गाने के रूप में गाया. सर नेटवर्क निकल गया. या प्लीज गो अहेड. मोदी साहब थोड़ा आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है. ऑडिबल सर? या नाउ यू आर ऑडिबल. यस. मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. पर देखिए उसके आगे की लाइन और भी अच्छी है. तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. यह दिन उन लोगों को याद करने का दिन है, उनके बलिदान को, उनकी बलिदानी परंपरा को समझने का दिन है. 26 जनवरी हो या 15 अगस्त को, देश प्रेम को बढ़ाने का यह एक दिन है. और इसको मैं हरि ओम पवार की कविता की चंद पंक्तियां कहकर सुनाऊंगा. जो सीने पे गोली खाने को आगे बढ़ते ही जाते थे, भारत माँ की जय, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिसके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है. अगर तिरंगा अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है. उनका नाम जुआ पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना. यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है. आगे बढ़ता हूँ. लगभग 94 साल पहले लाहौर, 94 साल पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, ब्रिटिश का राज था, लाहौर के रवि नदी के किनारे पर कांग्रेस का अधिवेशन था. और कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी 31 दिसंबर 1918 को. आपको हैरानी होगी कि जिस जगह पर पहली बार ये मांगा गया और दिन तय हुआ, वो दिन 26 जनवरी 1930 से लागू किया जाना था. यही डिसाइड किया गया, यही उस अधिवेशन में. हम सब जानते हैं कि आज़ादी मिलने का दिन तो तय करना हमारे हाथ में नहीं था. अंग्रेजों ने पहले जून का रखा था, लेकिन बाद में किसी कारणवश 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए. आज़ादी मिलने के बाद ही गणतंत्र संविधान को यह महत्वपूर्ण 26 जनवरी को तय किया गया था और उस रोज लागू भी किया गया. यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सबके लिए गर्व और सम्मान की बात है. 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन बनाया गया अधिनियम में, भारतीय अधिनियम में सुधार करने के लिए. इसमें भारत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था. भारत के लोगों ने बहुत विरोध किया. इसी विरोध के चलते जो आंदोलन हुआ उसमें हमारे लाला लाजपत राय की पुलिसों की लाठी खाकर जो है मौत हो गई थी. और आप जानते हैं 1935 में ये साइमन कमीशन का अधिनियम पास हुआ था ब्रिटिश राज. और जिस संविधान की बात हम आज करते हैं उसमें 75% उसी 1935 के संविधान ही है, कोमा फुल स्टॉप के साथ में. भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है.
जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब मैं आइए देशभक्ति की बात करूंगा। इजराइल एक छोटा सा देश है, हमारे विचार शायद दिल्ली से भी छोटा है। उसके एक प्रोफेसर से किसी ने पूछा कि आप क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ, 5-6 महीने यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और बाकी समय मैं देश की रक्षा में लगा रहता हूँ। और आप जानते हैं उस प्रोफेसर का 5000 डिजाइन पेटेंट है। तो इजराइल छोटे से कंट्री में देश प्रेम की इतनी भावना है कि उसके लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। और वहाँ एक प्रोफेसर जो सिर्फ 5-6 महीने पढ़ाई करता है, बाकी समय वो देश की रक्षा में लगा रहता है। वैसे तो वहाँ सबों को 5-6 महीने देश की सुरक्षा का काम करना पड़ता है। इजराइल के ही एक उदाहरण लूंगा। उसमें एक बहुत बड़ी कंपनी थी, विश्व के कई देशों में उनका कार्य चल रहा था। उसको घाटा लगना शुरू हुआ तो धीरे धीरे उनके मैनेजमेंट के लोगों ने बैठ के इसे विचार किया। किसी ने सजेस्ट किया कि भारत में जो ब्रांच है उसको बंद कर दो। तो उस कंपनी के मालिक ने कहा ठीक है बंद कर दो। फिर हुआ कि चलो अभी भी नहीं हो रहा तो जापान के में जो ब्रांच है उसको बंद कर दो। बंद ने कहा ठीक है बंद कर दो। फिर तीसरे ने कहा कि तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, तेल अवीव में जो है ये कंपनी, इसको बंद कर दिया जाए। तो मालिक ने कहा कि फिर से दोबारा ये बात मत कहना। तेल अवीव में जो कंपनी काम कर रही है वो व्यापार के लिए नहीं, फायदे नुकसान के लिए नहीं कर रही है, वो देश में कंट्रीब्यूशन के लिए काम कर रही है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहाँ की सभी कंपनियों का ऑफिस जो इजराइल में है और उसका घाटा लाभ वो नहीं आता है, अकाउंट में नहीं आता है। तो ये एक देशभक्ति का उदाहरण है कि कैसे लोग अपने देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। अब मैं भारत पे इसमें आता हूँ। भारत गजनवी का आक्रमण जो हुआ था, आप जानते हैं कि गुजरात के राजा थे, उसका प्रधानमंत्री जो था वो दोनों में जरा द्वेष था। राजा कैरेक्टर का उतना ठीक नहीं था, मतलब किसी तरह काम चला लेता था, पूजा पाठ भी नहीं करता था उतना, लेकिन मंत्री बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत अच्छी तरह से रहता था। तो उसको बहुत ईर्ष्या होती, तो उसने गजनवी को न्योता दिया आक्रमण करने के लिए। ये पहला था, गजनवी को न्योता देकर, आमंत्रण देकर बुलाया गया था गुजरात में। और वो गजनवी का जब आक्रमण हुआ, राजा तो चला गया लड़ने के लिए। तो जब वो लड़ने के लिए गया वहां शहीद हो गया। तो बाद में पता है गजनवी ने बहुत लूटा देश को। उसने उस मंत्री को, उसके घर को जो है एकदम कसाई खाना बना दिया और बाद में जाते जाते उसको भी मार दिया। तो क्या मिला उसको? देशभक्ति नहीं थी। तो यहाँ पे एक चीज जो है वो पर्सनल कैरेक्टर है, नेशनल कैरेक्टर। राजा में पर्सनल कैरेक्टर नहीं था लेकिन नेशनल कैरेक्टर था। जब उस पर आपत्ति आई तो वह जाके भिड़ गया, शहीद हो गया। मंत्री में पर्सनल कैरेक्टर था लेकिन नेशनल कैरेक्टर नहीं था, राष्ट्रभक्ति नहीं थी। तो उसका क्या हर्ष हुआ कि हमारे देश को तो उन्होंने लुटाया ही, अपने भी खत्म हो गया। इसीलिए हमारे देश को भी ये चाहिए कि नेशनल कैरेक्टर पर्सनल कैरेक्टर से ऊपर रहे, तभी हम देश की तरक्की के आगे ले जा सकते हैं। हम सबको अपनी भूमिका निभानी चाहिए, तभी मिलेगी। जब भी है हमें राष्ट्र का चरित्र है, राष्ट्र का मान है और राष्ट्र का प्यार है, हम अपने पर्सनल कैरेक्टर को तो सुधारें ही, नेशनल कैरेक्टर को उसके ऊपर रखे सुधारें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मोदी जी। ये जो आपने बोला नेशनल कैरेक्टर, वी नीड टू बिल्ड अप ए नेशनल कैरेक्टर which is much above and beyond the personal character. No, the country first, nation first. I think that should be the motto. And that's one of the reasons why we are dedicating these 2 months, August and January, for building or imbibing that concept amidst all of us, that the nation should be given the first priority.
क्योंकि अगर नेशन ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ के रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट दी हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है नवीन दुग्गल जी टू प्लीज कम एंड शेयर हिज थॉट्स। नवीन दुग्गल जी अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो कहाँ गए थे? नवीन दुग्गल जी प्लीज कम। ही इज देयर। हाँ, can I? Okay, now Yeah, is it clear? Okay. या प्लीज गो अहेड। अब हमारे मोदी सर ने बहुत अच्छी तरह से द फ्यूल ऑफ पेट्रियटिज्म के बारे में बताया, जो हम सब सहमत हैं और हमें पता है। इस जिंदगी में जब से हम बच्चे पैदा हुए और बड़े हो गए और अब रिटायर भी हो रहे हैं, हाउ मेनी स्टोरीज डज इट टेक टू टेल द स्टोरीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम फाइटर्स और इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ आवर एंसेस्ट्रल हेरिटेज। हमारी हेरिटेज इतनी स्ट्रांग है, come what may come, we may go anywhere in the world, we are Indian. That feeling of nationalism, that feeling of esteem, self esteem बहुत जरूरी है, जो है अभी भी, पर कुछ एरियाज में नहीं है। उसके बारे में नहीं कहूंगा। जैसे ही बताया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी थी, उसके बारे में हम कहते हैं, लेकिन अप्रिशिएशन और उसको इम्प्लीमेंटेशन में इतने साल लग गए और इतनी मॉडिफिकेशन की, फ्रॉम द ओल्ड ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से मॉडर्न इंडियन सिस्टम, जबकि हमारे सारे स्टेट्स इतने राजा महाराजा थे, उसमें एक ही बंदा था जो हमारे सबको मिला के, हिज हाइनेस वल्लभ भाई पटेल जी, जिसको हम 60-70 साल भूल गए जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल ड्रॉबैक्स। वो फुलिशनेस थी, लेकिन हमें गर्व से कहना पड़ता है कि हमारे में एक सच्चाई है। हमारे में जहां भी गए हमने मेहनत की है और अपने बल पे आए हैं। ये नहीं कि चाहे हम अमेरिका जाएं, अफ्रीका जाएं, चाइना भी जाएं, हमने अपने खुद को समादित किए, हमने इनकलकुलेट किए हमारे एटीट्यूड, वैल्यूज, सारे सिद्धांत, सारी रिलीजन, सारे गीता ग्रंथ, कुरान, बाइबल, सबका फॉर्मूला मिक्सचर किया, लॉर्ड बुद्धा की हमने फॉलोइंग की, और जो जोश पैदा हुआ वो हमारे सुभाष चंद्र बोस से और जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उससे हमने, उस टाइम तो हमने आजादी ले ली, अब इसको मेंटेन करना ये हमारा फर्ज है। सत्य में जयते मोहन मालवीय जी ने लिखा, लेकिन हर कॉइन के ऊपर देखे, टू साइड्स ऑफ द कॉइन, पुराना इंडिया मतलब 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी और आज का इंडिया। अब ये थोड़े वैल्यूज चेंज हो गए ड्यू टू द प्रेजेंट सिचुएशन, फिर भी हमारे में पेट्रियटिज्म है। ये नहीं कि हम भूल गए हैं, ये है कि सिर्फ वक्त का तकाजा है। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ चेंज, ए लिटिल मैटर ऑफ टुगेदरनेस। वंस अगेन अभी कोविड की वजह से वॉरियर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन हैं, सिक्योरिटी चल रही है, हर इंसान भाजी और प्राइसिंग की हम बोलते हैं, वी आर फाइटिंग नॉट फॉर आवर ओन सेल्फ ओनली, वी आर फाइटिंग हाउ आई कैन सर्वाइव, बाकियों का इंटरेस्ट नहीं है। तो ये 22 में मेरा एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि सर ने, हमारे डॉक्टर सेनगुप्ता जी ने हमें ये सिखाया है, come what may, we will stand together and fight for our rights, for our living and for our own being an India, a true Indian. That is be proud of being an Indian. धन्यवाद। धन्यवाद दुग्गल जी, बहुत बढ़िया बोला आपने, that we stand together as India, you know, because if we do not stand together, that leads to the all types of problems. So let us vow in 2022 that we shall remain proud Indians and we shall together remain as proud Indians. Thank you very much. अब मैं आमंत्रित करता हूँ थंगकम घुले जी को, वो सामने आए और शायद एक कविता पेश करने वाली। Good evening to all, and a very happy New Year on this evening to all of us present here. I have written a little few lines on Independence Day, but it is different. It is not the Independence Day of the yesteryears. I am talking about today. Independence from foreign rule is what we celebrate. It is time enough to fight the internal enemies. Time to understand enemies are within. We fought the outside forces with vigor and valor. The same vigor, valor is needed to fight those who hold our country to ransom. No politics, no religion should divide us. No fear of elections
should deter us. One united force to stand barrier to inequalities, corruption, poverty, population, unemployment, discrimination, injustice, pollution, which are enemies to our freedom. As we fought COVID-19, we have a highly intellectual and educated class of Indians. We have a strong national leadership, can take the country surging ahead. Everyone to be selfless in his attitude and behavior. However strong the leadership, the grassroots implementation should replicate the same dedication and devotion. Nationalism must be the new religion. As Ganapati, Eid, Christmas is celebrated, in the same fervor, nationalism to be celebrated. Ethicality should be the new religion. Society should be the check on one another. Ostentatious wealth should not be the norm for fame, pride, and glamour. Instead, ethics, values, skills, talent should be the new name for fame, pride, nationalism, and glamour. Let honesty, truthfulness be the foundation of our society. Let there be no brain drain. Let us create the state of developed countries in our own country. Let other talented foreign nationals flock to our country to the facilities here. Let us equally be proud to be an Indian anywhere in the world. A very faraway dream to actualize. Let this happen in our country in the near future. A proud Indian, Vande Mataram. Thank you, sir. Thank you very much. Again, echoing the same thing that we should be proud Indians. But you talked of certain very, very important things that as we fought the British, the outsiders, it is right time that we fight the internal enemies too. I think that's a very, very important thing. Second important thing, what you talked about, that let the nationalism be the new religion. I think that's a while maintaining the secular fabric of the country, of course, with that rider, that the nationalism be the new religion. And finally, the most important thing you talked about, let the ethical values be the cornerstone of the new society. Thank you very much for your profound thoughts. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you very much. May I request हमारे next जो हमारे परफॉर्मर है भारत भूषण जी, आप आइए सर. भारत भूषण जी, अनम्यूट कर लीजिए. आवाज आ रही है सर? आ रही. धन्यवाद. सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर सेन गुप्ता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज इस अवसर पर मुझे 2 शब्द कहने का सुअवसर प्रदान किया. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सेन गुप्ता सर. साथियों, आप जानते हैं कि यह हमारी इस वर्ष 2022 की पहली मुलाकात है. नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो, इस कामना के साथ मैं कुछ पंक्तियां आपको पेश कर रहा हूं. नव उत्साह उमंग नई, नित नई प्रेरणा जागे. नव उत्साह उमंग नई, नित नई प्रेरणा जागे. दुख दारिद्र्य शोक आदि सबके जीवन से भागे. दुख दारिद्र्य शोक आदि सबके जीवन से भागे. हर चेहरा खुशियों से चमके, विघ्न हरे बुद्धि के दाता. हर चेहरा खुशियों से चमके, विघ्न हरे बुद्धि के दाता. यश वैभव की वर्षा करती, चलकर आए खुद लक्ष्मी माता. चलकर आए खुद लक्ष्मी माता. इन भावों का आशाओं का लेकर मन में स्पंदन, स्वागत करते नए वर्ष का. श्रीमान आपका अभिनंदन. श्रीमान आपका अभिनंदन. आप सभी को नववर्ष बहुत बहुत मंगलमय और शुभ हो. अब मैं एक मुख्य विषय पर आता हूं. अभी हाल ही में हमारे देश ने एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिससे कि हमारे देश को सभी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. हमने एक बहुत बड़े कुशल होशियार होनहार सेनाध्यक्ष श्री बिपिन रावत जी को खोया है. ये देश की बहुत ही अपूर्णीय क्षति है. आज इस अवसर पर मैं
कुछ शब्दों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं आदरणीय बिपिन रावत जी को अपने सभी साथियों की तरफ से। CDS श्रद्धेय बिपिन रावत जी के असामयिक देहावसान पर विनम्र श्रद्धा सुमन। मौन डोलती पवन आज, मौन डोलती पवन आज, खगकुल की बाणी मूक हुई। रवि अपना ताप गंवा बैठा, शशि से शीतलता दूर हुई, शशि से शीतलता दूर हुई। अवनी अंबर अवाक हुए, अवनी अंबर अवाक हुए हैं, भूल गए सब अपने गांव। दसों दिशाएं लगी कांपने, ऐसा उठा है तूफान, ऐसा उठा है तूफान। कठिन साधना करते करते ये कौन अचानक मौन हो गए। आज तलक जो रहे गूंजते, वह स्वर जाने कहाँ खो गए, वह स्वर जाने कहाँ खो गए। सारी दुनिया खामोश खड़ी थी, सूख गया था आंख का पानी। जीवन अब तो रहेगी रुलाती, ऐसी पाई थी हमने निशानी, ऐसी पाई थी हमने निशानी। जिन बेटियों को बाह पकड़ कर जीवन पथ पर चलना सिखाया, जिन बेटियों को बाह पकड़ कर जीवन पथ पर चलना सिखाया, अंत समय मुखाग्नि देकर दोनों ने कर्तव्य खूब निभाया, दोनों ने कर्तव्य खूब निभाया। सरल सौम्य व्यवहार मधुर, चेहरे पर मधुर मुस्कान। मिले आप तो समझ गए हम कैसे होते इंसान, कैसे होते जग में इंसान। अपने सत्कर्मों कर्तव्यों से जीवन भर जिसका मान बढ़ाया, एक दिन वही तिरंगा लपेटे माँ का बेटा घर वापिस आया, माँ का बेटा घर वापिस आया। प्रभु के चरणों में जा बैठे, प्रभु के चरणों में जा बैठे, छोड़ के यह नश्वर संसार। श्रद्धा सुमन समर्पित करता MRL का यह परिवार, MRL का यह परिवार। जब तक सूरज चांद चमकते, गंगा जमुना में बहती जलधारा। अजर अमर हो कीर्ति तुम्हारी, नीले अंबर में ज्यों चमके ध्रुव तारा। चिर निद्रा में आज सो रहे, कभी न करते थे विश्राम। चिर निद्रा में आज सो रहे, कभी न करते थे विश्राम। हे नर नाहर, हे शौर्य पुंज है कोटि कोटि तुमको प्रणाम, है कोटि कोटि तुमको प्रणाम, है कोटि कोटि तुमको प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद। भारत भूषण जी, आपका पोएम बहुत ही अच्छा था और आपने बिपिन रावत जी का याद दिलाया। बहुत ही अच्छा मौका था ये। He was an extraordinary soldier. After Field Marshal Manekshaw, probably he is considered one of the replica of the Field Marshal Manekshaw. But we should not also remember the death of the third. सेनाध्यक्ष बहुत ही कम हुए सर। Correct. इतने काबिल और होशियार। We should also remember the other 13 people also who died along with him. They were equally brave and valiant soldiers. And we should also remember, take this occasion to remember the thousands of Indian soldiers who have sacrificed their lives right from 1947, the 1962, the 1965, the 1971, and very recently the Galleon
lake of in the Ladakh. I mean, say thousands of Indian soldiers have become shaheed, whether it is a war time or in the peace time. So we take this opportunity to salute all the brave soldiers for not only protecting us, but they sacrifice their lives for the sake of us. Thank you very much. May I Thank you, request sir. हमारे next speaker Agarwal Saab to please come and share his thoughts. Good evening. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Good evening, everybody, and Happy New Year to all. First of all, I would like to thank MRL and Dr. Sengupta for giving me this opportunity to come to this platform and talk to you. Today, I'm going to talk about the very well-known national warrior, Maharana Pratap, but very few know about the great unsung warrior of Mewar. After 1572, after Maharana Uday Singh II passed away, Crown Prince Maharana Pratap became Maharana Pratap Singh I, 54th ruler of Mewar. Mughal Emperor Akbar sent a number of envoys entreating the Rana to become a vassal, like many other Rajput leaders in the region. When the Rana refused to personally submit to Akbar, war became inevitable. Battle of Haldighati was fought on 18th June 1576 between Maharana Pratap and Akbar's forces. Rana forces numbered 20,000 were pitted against 80,000 strong army of Man Singh. Mewar nobles, upon finding the day lost, prevailed upon the Rana to leave the battlefield. Maharana Pratap lived in forest of Mewar after losing Battle of Haldighati. After defeat in bitterly fought Battle of Haldighati, Rana Pratap's financial resources were dire. One day he called a meeting and said, "My brave warrior brothers, our motherland, this holy land of Mewar, is still under the clutches of the Mughals today. I take an oath in front of all of you that till Chittor is freed, I will not have food in gold and silver plates, will not sleep on a soft bed, and will not stay in the palace. Instead, I will eat food on a leaf platter, sleep on the floor, and also in a hut. I will also not shave till Chittor is freed." And here comes the great unsung hero, Bhamasha, loyal to Mewar and Maharana. Bhamasha was a noted general, minister, and close aide of Maharana Pratap. Seeing Maharana in such great financial distress, he almost cried out. Bhamasha and his brother Tarachan offered their entire wealth, worth 2 crore gold coins and 25 crore silver rupees, to Maharana Pratap. Bhamasha persuaded Maharana to accept his offering and exhorted him to reorganize his forces and fight back to regain Mewar for Mughals. The financial support provided by Bhamasha allowed Maharana Pratap to restore his army and reclaim his lost territory. They were able to free all of Mewar except Chittor, but his mission was not fully accomplished. Maharana Pratap I, Mewar's greatest hero, died in 1597. He died fighting for his nation, for his people, and most importantly, for his honor, but broken-hearted that he could not get back Chittor. True to his words, he never stepped foot in royalty from 1576 to 1597, fighting till he died. It is said that his followers were invited in 1956 when all princely states of erstwhile Rajputana got merged and their unification got completed into the state of Rajasthan, to come back to Chittor and start leading a normal city life. Till then, Bheels, his followers, used to move from place to place in bullock carts, serving as their homes and doing odd jobs to earn their living. It may be of interest to note that Maharana Pratap was 7 feet 5 inches tall, weighing about 110 kg, and used to carry on him while going to the battlefield a load of 208 kgs, consisting of his armor 72 kg, 2 swords of 40 kg each, spear of 80 kg, and shoes 5 kg each. While everyone knows the name of Maharana Pratap as great warrior, great Bhamasha remains almost unknown. His sacrifices enabled Maharana Pratap to reorganize his forces and win back most of his lost territory from Mughals and pride of the nation. Thank you very much, and Jai Hind. Thank you, Agarwal ji. Even भामाशाह के बारे में मेरे को भी उतना पता नहीं था जितना कि आज पता लगा. और महाराणा प्रताप के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जो बोले 7 to 5 inches tall,
Even I did not know. I'm sure many of us may not be knowing about. But his glory remains with all of us, those of us who are students of history, and those of us who are lovers of the Indians' history. You know, Indian history divided into three parts: the ancient history, the medieval history, and the current history. If you look at those who are interested in the Indian history, you know, the Indian history will remain incomplete if you do not talk about the glorious life, the glorious, you know, the glorious story of Maharana Pratap. He is one of the greatest kings, greatest Hindu kings that the India has ever seen. Thank you very much for bringing out his once Thank you, sir. again his life story today. Thank you, thank you. Thank you very much. May I Sir. request our thanks. Sir. May I request our next speaker, Shashi Rastogi, madam. Good evening, sir, and wish all of our friends a very happy, healthy and prosperous new year. आज जिस टॉपिक को लिया गया है वो मेरे लिए मेरे बहुत से अनुभव उसके साथ जुड़े हुए हैं, मेरे पर्सनल अनुभव, लेकिन मैं उनको न बताते हुए अभी इस तरह से शुरू कर रही हूँ कि MRL के गुड़ी साथियों, इस साल हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वही आज़ादी जिसे प्राप्त करने के लिए बहुत से देशभक्तों ने अपने अपने तरीकों और अथक प्रयासों और जान की बाजी लगाकर भी भारत माँ को आज़ाद कराया। हम ये भी जानते हैं कि आज़ादी पाने के लिए पहली चिंगारी मेरठ में छावनी में मंगल पांडे ने सुलगाई, जो अनेकों अनजान देश प्रेमियों के छोटे छोटे प्रयासों और बलिदानों से मिलकर एक बड़ा अभियान बना। आज़ादी की ये चिंगारी ज्वाला बनकर पूरे देश में फैली, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता या आज़ादी मिली। आज मैं आपको ऐसी ही एक देशभक्त नारी के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगी, जिनका नाम अन्य देशभक्तों की तरह लोगों की जुबान पर तो नहीं है, मगर उनकी कुर्बानी और योगदान को हम अनदेखा नहीं कर सकते। वह वीरांगना थी तारा रानी श्रीवास्तव। इस समय स्वतंत्रता से पहले जब जगह जगह युद्ध हो रहे थे, महिलाएं भी आगे बढ़ रही थीं और वो पढ़ी लिखी तो नहीं थीं, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि हम भी कुछ ना कुछ अपना योगदान दें। समय था 8 अगस्त 1942, जब महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया। उस समय पूरे देश की जनता आजादी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। जितना भारतीय अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए तत्पर थे, उतनी ही क्रूरता से अंग्रेज इस आंदोलन को दबाने में लगे हुए थे। इसीलिए महात्मा गांधी के भाषण के बाद बहुत से भारतीय सेनानियों को बिना किसी कार्रवाई के जेलों में डाल दिया जाता था। बहुत हजारों की संख्या में लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। हमारे इतिहास में हमेशा से बताया गया कि गांधी जी के इस आंदोलन में बहुत ही अहम भूमिका भारतीय महिलाओं ने निभाई। हालांकि इतिहास में कुछ ही महिला स्वतंत्र सेनानियों के नाम मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं थीं जिन्होंने देश के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया था। ये महिलाएं ना तो अमीर घर से थीं और ना ही किसी डिग्री वाली पढ़ी लिखी थीं। ये आम औरतें थीं, लेकिन हमेशा चारदीवारी में रहती थीं, लेकिन जो पितृसत्ता में पली थीं कि पुरुष बाहर जाएंगे, स्त्रियां घर में अकेली रहेंगी, लेकिन उनमें भी उस देशभक्ति की भावना इतनी जबरदस्त थी कि वो भी अपने घर से निकल करके जो बन सकता था वो करने की कोशिश में लगी रहती थी। ऐसी एक थी तारा रानी श्रीवास्तव, जो बिहार के पटना के पास सारण में जन्मी। तारा की शादी कम उम्र में ही एक स्वतंत्रता सेनानी से हो गई। उनका नाम था फुलेंद्र बाबू। तब ज्यादातर महिलाओं को मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था और उस समय उन्होंने एक मोर्चा संभाला। उन्होंने एक आंदोलन में भाग लेने के लिए और महिलाओं को भी उत्साहित किया कि
हम लोगों को भी इस आजादी की लड़ाई में हाथ बटाना चाहिए। साल 1942 में भी तारा और उनके पति ने अन्य लोगों को इकट्ठा करके सिवान पुलिस स्टेशन बिहार में बढ़ना शुरू किया और उनका उद्देश्य था कि वहां के पुलिस स्टेशन पर हम झंडा फहराएंगे ताकि भारतीयों को एक होने की चेतावनी मिल सके और ये एक संदेश होता था कि यहाँ हमने झंडा फहरा दिया, इसका मतलब हम और जगह भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस ने भी इस विरोध को रोकने के लिए जी जान लगा दी। जब पुलिस की धमकियों से भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, लेकिन उनके डंडे भी इन क्रांतिकारियों के हौसलों को रोकने में नाकाम रहे। ऐसे में तारा रानी के उन्होंने जब फायरिंग भी शुरू कर दी, जब उन लाठियों से लोग नहीं माने तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और ऐसे में तारा रानी ने देखा कि उनके पति को भी गोली लग गई है और वो गिर गए हैं। वो उनके पास आई और उन्होंने साड़ी फाड़ करके उनको पट्टी बांधी और जो उनके हाथ में झंडा था उसको उन्होंने झुकने नहीं दिया और उनको वहीं छोड़ करके वो आगे बढ़ी और उन्होंने झंडा फहराया। जब वो लौटी तब तक उनके पति शहीद हो चुके थे। ये उनकी कुर्बानी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उनको उस समय ये नहीं कि पति को ले जाती या कुछ करती, उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मुझे झंडा फहराना है और लोगों को मुझे उत्साहित करना है। 15 अगस्त 1942 को छपरा में उनके पति की देश की कुर्बानी के सम्मान में प्रार्थना सभा रखी गई। उनके पति को खोने के बाद भी तारा आजादी और विभाजन के 15 अगस्त 1947 तक गांधी जी के साथ आंदोलन का अहम हिस्सा बनी रही। तारा जैसी कई महिलाओं ने भी अपने दुख को, अपने पर्सनल दुख को उन्होंने अलग रखा और देश प्रेम को उन्होंने उस समय भी आगे रखा, सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं ऐसी स्वतंत्रता सेनानियों को, ऐसी महिलाओं को मैं सलाम करती हूँ और उनको मैं नतमस्तक होती हूँ कि आज उनकी छोटी छोटी कुर्बानियों से आज हमारा देश 75 साल पहले होने को आ रहे हैं। हम आजाद हुए और हम किस्मत वाले हैं कि हमने स्वतंत्र हवा में सांस ली। और मैंने भी बहुत कुछ देखा है और मेरे ख्याल से अगर अभी भी रिटायर्ड फौजियों को अगर आप यूनिफॉर्म पहना दें तो उनकी चाल में, उनके पोस्चर में बहुत डिफरेंस आ जाएगा और उनकी फीलिंग अभी भी वही है जो उस समय थी। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैंने भी ऐसे समय देखे हैं जब हम घर में बच्चों को संभालते थे और बिना बताए हमारे पति लोग कहाँ चले जाते थे, कभी शिप में चले गए, कभी कुछ चले गए, और हम लोगों ने भी एक दूसरे की मदद से काफी सबको संभाला। और बल्कि मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, तो जनरली क्या होता है जब शिप सेल कर जाता है तो बच्चे जो लोग जो है चुप हो जाते थे कि पापा का शिप ही सेल कर गया, अब वो घर में नहीं आ सकते शाम को। तो एक डॉक्टर थे जो कि हॉस्पिटल में काम करते थे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो बेचारी कि पापा तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि जब युद्ध होता था तो बहुत सारे पेशेंट्स होते थे, घायल होते थे, उनके लिए उनको वहां रुकना पड़ता था कई कई दिनों तक के। तो उनकी मदर बोल देती थी कि बेटा हॉस्पिटल ही सेल कर गया। बच्चे छोटे थे इसलिए वो उस चीज को समझ नहीं पाते थे। तो इस तरीके से जो हमारी पूर्वजों ने किया हमारे लिए और जो आज हम लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जरूरत नहीं है कि हम यूनिफॉर्म ही पहन के देश की सेवा करें। हम जहाँ हैं, जिस जगह हैं, अगर उसी जगह हम अपने काम को पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करें और अपने काम के प्रति हमें प्यार हो, ये लगे कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारे देश का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी देशभक्ति है और जो ज्यादातर हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्टिकुलरली एक अनसंग हीरोइन तारा रानी श्रीवास्तव की स्टोरी आपने बताई जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैंने पासिंग रिमार्क देखा था, लेकिन
ये जो आपने डिटेल में जो स्टोरी बोली, उनकी स्टोरी मुझे भी ठीक से पता नहीं था. Thank you for bringing the story of life. You know, there are lakhs of women like this. You know, the story goes, and it's not a story; it's a fact. That Yes. when Gandhiji used to walk, ladies used to come out. They used to give their bangles. Yes. They used to give their rings, and the entire source of the funding of the independence movement at that particular time, a major part came from the sacrifices of the Indian ladies. Yes. This is documented in the Indian history actually. Because we know only the freedom fighters who are actually who are known like Pangal Pandey, etc. Yes, sir. But Yes. we are not aware of the sacrifices which have been done by thousands of the unknown, illiterate, Yes. rural-based Yes. ladies. And Yes. it is documented that whenever Gandhiji used to go for the march, the ladies used to come at the junctions. They used to remove all the golden bangles and they used to Yes, to sir. fund the independence movement. Thank you Yes, very sir. much, madam. आपने बहुत ही Thank अच्छा you, बोला. sir. मैं आपका Thank you, धन्यवाद sir. करता हूँ. Yeah. Thank you. May I request the next speaker, Jail Chaudhary sahab, to please come. Chaudhary sahab. Namaskar. Namaskar, Doctor. Namaskar. 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 Am I audible? Yeah, you're audible, sir. Yeah. Friends, let me take this opportunity to wish you all a very happy and prosperous New Year. Now, let me tell you something about the freedom movement. Khadi was the integral part of the freedom movement, and it was adopted by the father of the nation, Gandhi, as a symbol of freedom. As per the saying by Mahatma Gandhi, khadi वस्त्र नहीं है, खादी विचार है. Khadi is not a cloth, khadi is a philosophy. Why did Mahatma said that khadi is not a vastra and it is a vichar? Because Gandhiji believed that there should be a revolt against the British goods, and therefore he lit the bonfire of a lot of British goods, and he gave a slogan that खुद काटो और खुद पहनो, spin yourself and wear yourself. That was the slogan given, and Mahatma Gandhi used to spin the yarn every day. The first spinning was done by Mahatma Gandhi with a instrument that was called takli, and I have the privilege of using the takli in my school days in early 50s. This takli was replaced by a different instrument which was called charkha. And charkha, there was a petty charkha, a square type of thing, which was further improved upon by a wheel charkha, and which was further improved upon a spindle charkha. Gandhiji shifted from Sabarmati Ashram, Ahmedabad in 1936 to Wardha and established a ashram in a place called Sevagram. And there he floated two institutions. One was Akhil Bharatiya Charkha Sangh, and another was All India Village Industries Association. This Akhil Bharatiya Charkha Sangh was looked after by Gandhiji himself, and All India Village Industries Association was administered by very renowned scientist J.C. Kumarappa. And that time the industrialist Shri Bajaj gave a land to Shri Kumarappa to develop the village industries for the development of the livelihood. All these two institutions, they were merged afterwards, and in 1956 an act was passed in the parliament, and
the creation of Khadi Village Industries Commission was done through an act of parliament, and the Khadi Village Industries Commission came into existence in 1957. It was the question before the government, the then government, that who should be the chairman of this commission. And let me tell you that it was one gentleman, Mr. Bakun Bhai Mehta, who was the minister in the cabinet, and Pandit Nehru, who was the then prime minister, requested him to head this commission. Bakun Bhai Mehta put up a condition that I will take up this commission as a chairman, subject to condition that the commission headquarters is established in Mumbai, and therefore the KVIC, the Khadi Village Industries Commission, was established in Mumbai in Vile Parle. And let me tell you about the greatness of Bakun Bhai Mehta. He was living in Vile Parle, and he was coming on foot to the office, and people were asking him, "आपको पास गाड़ी है ऑफिस की, आप क्यों नहीं आते?" तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो पास में रहता हूँ, मैं अपने आप आ सकता हूँ. That was the feeling of the patriotism for the people at that time. Khadi was developed many-fold from the inception of the KVIC, and I had the privilege of joining Khadi Village Industries Commission in the year 1981. And when I joined this KVIC, once I thought, hum kahan phas gaye. But when I started going to the field, and when I saw the working of the people, I was amazed. There is a philosopher of the US, Shoemaker, who has written a book, Small is Beautiful. And the whole technology of the KVI sector is based on small is beautiful. And the philosophy of the Mahatma Gandhi was that production should be not en masse. Production should be by masses. And therefore, providing the livelihood to the people was the ultimate aim and strategy of establishing Khadi Village Industries Commission. I served with KVIC from 1981 to 2009, and many things were developed in KVIC. As I told you, that the spinning and weaving was done by the spinners and weavers in the villages of the many parts of the country. And if you see the wages they were getting, it was very meager. But I have seen the working of the weavers in Kanchipuram, in Gujarat, in Odisha, in Northeast. And recently I was doing an assignment with the Ministry of HRD, and I had a opportunity to visit Pochampalli, which is in near Hyderabad. I went there and I saw how the weavers are making this Pochampalli sarees, and it is a great art they use to make the Pochampalli sarees. So the technology which the artisans, the spinners and weavers developed, it was an excellent effort by the people, and many institutions like the Bombay Textile Research Association, the Ahmedabad Textile Research Association, both these institutions, they did lot of efforts to improve the technology of the Khadi spinning and weaving. And now the Khadi has become a fashion of the day, and it is still a thought for me, not a fabric or not a cloth. As the patriotism is talked about, I feel that doing anything for the development of the country and for the development of the people with all ethics
and with all honesty and with all integrity is the patriotism, nothing else. Thank you very much. थैंक यू चौधरी साहब, आपने पूरा खादी का जो हिस्ट्री बताया, आपने जो तकली और चरखा, we were all reminded of our childhood actually. That was a very, very wonderful. Emotionally, we could connect to many of the things what you said, and KVI say is a wonder by itself. The only point is that the people in general, they should accept khadi. People in general like you and me may accept, but I'm talking about the younger generation people. If we can tell them, probably the whole khadi culture, khadi as a culture, that is not there in the modern generation. Probably we should try to include in the school curriculum and so on and so forth. Thank you very much for reminding about the khadi. Thank you. May I request our next speaker, Mr. Chandrakant Rane, to please come. यस सर, सभी को मेरा नमस्कार। नवीन वर्ष की सबको हार्दिक शुभेच्छा। देशभक्ति दुनिया की सबसे शुद्ध भावनाओं में से एक है। देशभक्त अपने देश के हित के प्रति निस्वार्थ भाव महसूस करता है। वह अपने देश के हित और कल्याण के महसूस करता है। वह अपने देश के हित और कल्याण को सबसे पहले रखता है। बिना सोचे समझे अपने देश के प्रति त्याग करने के लिए तैयार भी हो जाता है। हमारे देश में बहुत से देशभक्त हुए जिन्होंने देश के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ त्याग दिया था। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक कहते हैं, उनका कहना था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इससे यह निर्धारित होता है कि वे कैसे ब्रिटिश शासकों के अत्याचारों से देश को मुक्त करने के लिए सक्षम थे। किसी भी देश के लोगों की देशभक्ति की भावना उस देश की समृद्धि होती है और उसके विकास में सहायक होती है। देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति में होती है जो उसे देश के हित के लिए कार्य करने को प्रेरित करती है। सिर्फ सीमा पर तैनात सैनिक ही देशभक्त नहीं होते, बल्कि किसी भी तरीके से देश की सेवा करने वाला व्यक्ति देशभक्त कहलाता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से देश की सेवा करता है। किसान धान्य उगाकर सहायता करता है तो डॉक्टर हमें बीमार होने से बचाकर, खिलाड़ी अच्छा खेल का प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन करता है, उद्योगपति अपने उद्योग बढ़ाकर देश को मदद करते जैसे कि रतन टाटा जी, सोनू सूद जैसे लोग कामगार लोगों को मदद करके देश सेवा करते हैं। अपने सेन गुप्ता सर जो काम करे हैं, ये भी एक देशभक्ति का रूप है। ब्रिटिश शासन के दौरान कई लोग अपने देशवासियों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए आगे आए। लोगों को प्रेरित करने के लिए भाषण देते हुए कई उदाहरणों का उपयोग किया। उसी प्रकार जब बच्चे छोटे हो तो तभी से उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा की जानी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में भी बच्चों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान की भावना को स्थापित करना चाहिए। वो देश निश्चित रूप से बेहतर हो जाता है जहाँ के युवा अपने देश को प्यार करते तथा उस देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कार्य करते। लेकिन समय के साथ देशभक्ति की भावना लुप्त हो गई है और इन दिनों युवा पीढ़ी में भावना बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आजकल लोग अपने जीवन में ही उलझे रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पैसे कमाने में व्यस्त है ताकि वो अपने जीवन को और आरामदायक तथा उनके आसपास के लोगों की तुलना में और अधिक बेहतर बना सके। ऐसे परिस्थिति में किसी और चीज के बारे में सोचने के लिए शायद ही किसी के पास समय होगा। अगर लोगों की मानसिकता लगभग 100 साल पहले ऐसी रहती थी तो क्या होता? तो वे कभी एकजुट नहीं हो पाते और देश की आजादी के लिए नहीं लड़ते। लेकिन देश के आजादी के लिए दिलाने के लिए कितने देशभक्तों ने अपनी जान गंवा दी और तभी आज हमारा भारत एक स्वतंत्र देश कहलाता है। हम उन सभी देशभक्तों को दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बोला, आपने बहुत ही फिलोसॉफिकली बात किया that the all people are देशभक्त, whoever is doing good for the country, whether it is peasants, whether it is doctors, whether it is teachers,
everybody is a Deshbhakt, whether nurses or even an actor like Sonu Sood. He has done a wonderful job. Yesterday I was listening to NDTV. I never knew about it. I forgot the name. There is Sardarji, who burnt about 1,000 bodies in Delhi. The COVID patients I'm talking about, the people who died, and there was nobody to burn their bodies even. That's Sardarji. He burned the freely. He bore all the expenses of burning the bodies. Actually. Then there was I meant to say I'm forgetting again the name. There is a cinema producer who rented out his all buses. Rented out all his buses for the purpose of the women police officers in the city of Bombay. There are designer buses. Big designer buses which are used by the cinema actors. Actually, cinema actors. Those buses have 3 rooms with a toilet. Actually, 3 toilets inside for 3 rooms. He rented it out free of cost. He rented it out free of cost to the police people in the city of Bombay during the epidemic. So there are a lot of people who are doing the Deshbhakti in their own right, and we really told it. They hit the nail that if the youth of today are inculcated the spirit of patriotism, probably the face and the complexion of the country will change, shall change. And पहले जो I think मोदी साहब ने पहले जो बोला था कि आप इजराइल में जाइए, वहां की जो देशभक्ति है, you talk to any person in Israel, I mean to say, he will first talk about Israel. We will first talk about the patriotism. We will talk about the nationalism. Probably we should inculcate that feeling among our youth also. Thank you very much. अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे लास्ट स्पीकर ऑफ द डे, बट नॉट द लीस्ट डेफिनेटली, गोपाल पात्र साहब आइए और प्लीज शेयर। Thank you very much, sir. It's a good opportunity for me to express my feelings on this auspicious occasion of of the New Year and Independence of Republic Day. I was going through some of the lyrics of patriotic songs, and I came across this particular thing. हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरी भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. There are umpteen number of such patriotic songs, and we had grown up listening to these songs, and patriotism has become a way of life for us. In whatever little way we contribute to the nation, we consider it as a patriotic result. I am from Orissa and settled in Maharashtra for the last 50 years or so. And I did some research work which might have contributed to the development of the nation. So that is my contribution. And my son he has gone to US about almost 20 years back, and then he is almost settled there. And in one of my visits to him, we used to have debates, interesting debates after dinner. And then I would like to share 2 of these debates in this context of patriotism. Normally, I provoke him with some controversial statement, saying that the first thing I said is, I was patriotic and I served the nation, but you have left the country and you are serving a foreign country. Then what he replied is that you had acquired some special technical qualification and you had settled in Maharashtra because that was the right place for you to show your technological skills, whatever knowledge you have acquired.
Similarly, I had studied in India, both in India and USA, and I felt that whatever I studied becomes useful to this place, more useful to this place than India. Perhaps when India is matured enough to provide infrastructure and facilities, maybe researchers like me would have stayed back in India. And I think this is almost the same story happening with almost all the graduates from IIT who flock to go away to abroad. So the point is here is that we are serving India, may not be directly, but indirectly by providing ideas and contributing to the science in general, technology in general. So that is the argument. The second debate which I provoked was like this. Normally, there is a traffic rule in USA that there are crossings, road crossings, where the traffic is not as much as in highways, but there is a rule that the one who comes near the junction first has to bring the car to a complete stop and then look at the other place, other corner, and see if there is any car. Then only, if there is no car, then only he has to run back. He has to start again. And I have seen in USA, everybody religiously follows this particular rule, even in dead of the night, when there is no traffic at all and there is no need for anything. So I told him that, what is this? You blindly follow the rule without applying your mind. And you bring the car to a complete stop when at that particular crossing. And then he said that it is not a question of applying the mind, but it is a question of following the rule of the land. It is a question of integrity. When nobody looks at you, you should not break the rule. That is a matter of integrity. And he said that if we follow, these are some seeds of integrity, and if we follow these seeds of integrity, our next generation also will imbibe the same qualities, and then the nation will not have to spend so much in maintaining law and order, traffic rules, and things like that. So that is really an eye-opener for me. And I would like to share that this kind of integrity, if everybody has and follows the rule of the land, then so many problems will be solved, and the government need not to, can afford to spend more of its budget in education and health, etc. So these are the two takeaway points I wanted to share with you. I'm thankful to you, sir, for giving me the opportunity to share. Thank you. I must thank you for sharing your thoughts and frank discussion which you had with your son, which you discussed in a platform like this. Actually, you are right that the people who have gone to the USA, they are also directly or indirectly contributing to the development of India. They're sending money here, or foreign exchange reserves are going up.
If you look at the large technology companies of the world today, majority of them have got the Indian CEOs. Whether you're looking at a Microsoft, whether you're talking about a Google, whether you're talking about an IBM, whether you're talking about a former chairman of the PepsiCo. If you look at the majority of the companies, actually, they have got Indian CEOs, and they bring a lot of new ideas over here. They bring a lot of pride to us as Indians. That's also equally important, actually. And you are right that if we start following the value system, if we start following the ethics, actually, probably the shape of the country will totally change. One of the reasons why we suffer today, because there is a rampant neglect of rules and the laws of the land, actually. And whether you talk about a corruption, whether you talk about breaking of the rules, that's a rule here. Breaking of the rule is a rule here rather than following the rule. That's a tragedy of Indian situation, and I think that one of the learnings which we learned from you, yes, we need to follow the rules when there is nobody to follow that rule. Nobody is supervising us to follow that particular rule. Then only comes the morally, then you become accountable to follow the rules. Thank you very much for sharing your thoughts. So, ladies and gentlemen, friends, we had an exciting discussion today on the whole concept of the patriotism, and many people talked of the different views, different ideas, the different stories, different anecdotes, life stories of the different unsung heroes. And we are sure that it will not be limited only to the talks, but we will try to imbibe the patriotism, and we'll try to inculcate the value system in our next generation and the next generation, our children and our grandchildren. As the senior citizen, as elderly, we are responsible to guide our juniors and sub-juniors to become really patriotic. With these words, we come to end of this particular program. Thank you for being with us today. And once again, Happy New Year to all of you. Thanks a lot. Thank you.